देखो आज पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में कि सैटेलाइट होता क्या है, कैसे उसकी लॉन्चिंग की जाती है। जैसे कि इस केस में मतलब मान लो कि पहले फेलियर ऑफ चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो उस केस में साइंटिस्ट था इसमें KS1 नाम का साइंटिस्ट, इसने बनाया था ये, यानी कि एक महान साइंटिस्ट है KS1। इसने फेल हो गया था तो उस टाइम पे बस कि मोदी ने कि भाई क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं करोड़ों में, 500 600 हज़ार करोड़, तो उस केस में कि भाई इतना ज़्यादा लगाया है और फिर नाम होता है फिर एकदम से फेल हो जाए तो ये लगता है कि भाई ऐसा क्यों। तो उस केस में भाई हाँ मोटिवेशनल किया कि भाई आगे भी मतलब आप करोगे तो हो सकता है हम आपके साथ हैं। तो यानी कि इस केस में ये होता है कि बहुत कितने सालों तक लगे रहते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं अपना, तो उस केस में फेल हो जाता है तो इस केस में ये लगता है कि भाई क्या ही हो गया, ज़िंदगी ख़त्म ही होगी। तो ये बस इसको मोटिवेट करा कि भाई आप दोबारा कोशिश करो फिर हो जाएगा। तो चंद्रयान 2 फेल हो गया था, यानी कि सैटेलाइट कभी भी छोड़ा जाता है तो उसमें ये ध्यान रखता है कि भाई बस वो एक चक्कर चारों तरफ उसके लगा ले, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर वो घूमता ही रहता है। तो इस केस में फर्स्ट जो है वो फेल हो गया था, यानी कि एक महान साइंटिस्ट। सेकंड जो थर्ड चंद्रयान है वो BC ने बनाया है। तो यानी कि फिर ये इसको बस फिर यानी कि फिर ये मिल रहे हैं कि भाई जब 2 फेल हुआ तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन तो हो ही जाता है कि भाई जितने ज़्यादा साइंटिस्ट लोग हैं वो ज़्यादातर इंडिया के ही बाहर चले जाते हैं। तो उस केस में जो गूगल का भी वो जो मालिक है, जो मैनेजर है, वो भी यहीं का है, वो भी बाहर चला जाता है। तो वही है कि भाई यहाँ पे इतनी पैसे या फिर इतनी रेपुटेशन नहीं मिलती तो बाहर चले जाते हैं। जो हार्ट सर्जन है, सबसे बड़ा जो हार्ट सर्जन है वो इंडिया का ही है। तो फिर जब वो इतने ज़्यादा, क्योंकि कोई भी फेल नहीं होता उस केस में, उसका कोई भी जितना नाम तो है उसका मुझे ध्यान नहीं है, तो उसके वो ये एक पर्सन है जो कि टैक्स फ्री है, वो टैक्स नहीं भरता और सब टैक्स भरते हैं। तो वो भी मतलब छोड़ के चला गया था अमेरिका वगैरह। तो उस केस में फिर यहाँ के लोग वहाँ जाने लगे थे उससे सर्जरी वगैरह कराने। तो फिर सरकार ने देखा कि भाई यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं और यहाँ से कितने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, वहाँ जाके भी 3 गुना 4 गुना पैसे दे रहे हैं। तो फिर वो वहाँ पे वापसी लेके आए थे यहाँ पे, तो उसको टैक्स फ्री कर दिया था कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उस केस में अब वो टैक्स फ्री, उसको मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नाम तो उसका सर्च करना उस केस में कि टैक्स फ्री हार्ट सर्जन। यानी कि अगर कहीं पे भी हार्ट सर्जन कोई भी क्रिटिकल से क्रिटिकल हो, कोई भी जो बड़े से बड़ा ही डॉक्टर होगा वो उससे कंसल्ट करता है कि भाई इस केस में क्या करना चाहिए। हाँ, नरेश त्रिहान नाम का। तो ये नरेश त्रिहान ये टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं देता, इतने पैसे कमाता है वैसे। तो जब टैक्स इतनी, ये टैक्स दो वो टैक्स दो, तो उस चक्कर में वो चला गया था बाहर। तो वो तो बुला लेंगे दूसरी कंट्री, उनका नाम होना है, तो फिर वो वापसी अभी आया तो वो कोई टैक्स नहीं। हाँ, तो उसकी फेल नहीं हुई है। तो सेम इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट जो बाहर चले जाते होते हैं यहीं के हैं, बट बाहर चले जाते हैं, उनको वहाँ ज़्यादा पैसे रेपुटेशन मिलती है तो फिर वो वहाँ चले जाते हैं। तो फिर जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो फिर से मिला, तो उस केस में ये खुश हो गया क्योंकि वो सक्सेसफुल हुआ है। तो मतलब ये होता है कि सबसे पहले भाई इंडिया का नाम होता है कि हर जगह वहाँ की इंफॉर्मेशन पता नहीं कि भी मून पे सैटेलाइट भेजा गया तो कौन सी चीज़, मान लो कैंसर का इलाज नहीं है, वो वाली चीज़ मिल जाए कि ऐसा कोई तत्व हो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो उस केस में कैंसर का इलाज मिल जाए या फिर एड्स का जो इलाज अब तक नहीं होता तो उस केस में वो वाले इलाज होना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ प्राप्त हो। तो इसलिए सैटेलाइट भेजा जाता है हमेशा। अब जो ये भी है जियो का सिम आप यूज़ करते हो तो उसमें भी क्या है भाई, अंबानी ने दिमाग लगाया कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम पैसे तो दे ही रहे थे पहले, वोडाफोन आइडिया ये सब यूज़ कर रहे थे। उसने क्या करा कि भी अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तो खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर दिया तो एकदम से भाई क्यों करेंगे कि हम ये क्यों खरीदे, हमारे पास जब है ही सिम। तो उसने फ्री में देना शुरू कर दिया। जियो की सिम तो स्टार्टिंग में फ्री में दी तो सबने ले ली। तो उस केस में अब उसने लॉन्च के बाद में उसके पैसे लेने लग गया। तो अब उसमें इसमें उनका भी फायदा हमारे, तो क्योंकि पहली बार 4G जो इंटरनेट की स्पीड जो इतनी तेज जो आई है वो जियो की वजह से आई है। तो हमारे लिए भी बेनिफिट है, उसके लिए भी बेनिफिट। तो उस केस में हमेशा जो कोई भी चीज़ लॉन्च होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई सबके लिए बेनिफिट होना चाहिए, जो कर रहा है और जो उसको यूज़ कर रहा है। तो अब जियो का हम यूज़ कर रहे हैं तो यूट्यूब इतनी जल्दी चलता है, कोई भी वीडियो हम देखते हैं अपलोड करते हैं तो वो उसी की वजह से है, जियो की वजह से। अब इस केस में अब सैटेलाइट कैसे छोड़ा जाता है वो हमें पढ़ना है कि सैटेलाइट होता क्या है। इसे मान लो अर्थ है, अर्थ से कोई सैटेलाइट हमें छोड़ना है तो सबसे पहले हम उसको क्या लेके जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हैं। वो सेकंड बुक लेटे सर को बोल तो दे देंगे। हमें क्या लेके जाना है, ये इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पे √2G चाहिए तो एस्केप ही है।
√GME/RE+ ही होता है इसमें। यानी कि पहले सैटेलाइट को क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाता है, अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर लेके चले गए रॉकेट के थ्रू, फिर वहां से उसको इतनी स्पीड दी जाती है कि वो क्या करे, अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमे। पहले एच हाइट पे लेके चले गए उसको, फिर इतनी स्पीड दी जाती है कि वो क्या करे, सर्कुलर पाथ पे घूम ले। तो उस जो वेलोसिटी दी जाती है सर्कुलर पाथ पे घुमाने को, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे कि वो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमे, तो उस मिनिमम वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। पर्टिकुलर वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व ए सैटेलाइट ऑन सर्कुलर पाथ अराउंड ए प्लेनेट कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जरूरी नहीं अर्थ का कहीं से भी, मून से अगर कोई सैटेलाइट छोड़ रहे तो मून के चारों तरफ कोई सैटेलाइट घुमाना है तो वहाँ पे भी अपनी वेलोसिटी दे दो कि तो किसी भी प्लेनेट पे, तो उससे पहले एच हाइट पे लेके जाओ और उसको इतनी वेलोसिटी दे दो कि वो क्या करे, सर्कुलर पाथ पे चारों तरफ। अब ये क्या सोच रहे हैं कि इसको इधर वेलोसिटी दी तो ये इधर ही चला जाना चाहिए, क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसके ऊपर अर्थ क्या लगा रही है, उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। नहीं दादा कि और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लग रहा है कि वो सैटेलाइट को क्या कर रहा है, बस सर्कुलर पाथ पे घुमाने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगना बंद हो जाए तो ये ऐसे चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ये किसकी वजह से घूम रहा है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Fg, वही किसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg है वो किसके इक्वल है, Fc के इक्वल। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और उस केस में पुट कर दो, यानी कि G m क्या होगा, मास ऑफ अर्थ। दो ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक सैटेलाइट का मास मान लो क्या है m0 है, अर्थ का मास क्या है me। तो कितना फोर्स लगेगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा। तो सैटेलाइट का मास तो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो अर्थ इसके ऊपर जो लगाएगी। तो Gme m0 डिवाइड बाय में RE+H का होल स्क्वायर ये आ जाएगी। और इक्वल टू क्या पुट कर दो आप, mvc का स्क्वायर डिवाइड बाय में RE+H। ये हो गई सेंट्रीपिटल, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इतना ही लग रहा है कि इसमें इसको बस इसकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रहा है। क्या करे, इसकी डायरेक्शन चेंज करने में। तो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स वेलोसिटी आपने दे ही दी। अर्थ के केस में भी क्या हुआ, अर्थ सन के चारों तरफ क्यों घूम रही है, क्योंकि वेलोसिटी उसको पहले बाय किसी ने दे दी, भगवान ने जब भी अर्थ बनाई होगी तो उसको वेलोसिटी दे दी। अब वो वेलोसिटी तो उसको दे रखी है पहले से, और जो सन उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन अर्थ पे लगा रहा है वो इतना ही लग रहा है कि वो चारों तरफ उस पर घूम रही है, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो सेम यहाँ पे है कि सैटेलाइट पे ये क्या लग रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही लग रहा है कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है बस। तो यहाँ पे इसको कर दो, ये m0 होगा मास ऑफ सैटेलाइट, कैंसिल। तो यहाँ पे Gme बाय में RE+H इक्वल टू क्या आ जाएगा, vc का स्क्वायर। तो v ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ये क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी। तो v स्क्वायर v इक्वल टू क्या आ जाएगा, √Gme बाय में RE+H। यानी कि जो इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड ही नहीं करती। इससे एक बात बताइए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी नेवर डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास पे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती। तो सैटेलाइट पहले बोल दे कि सैटेलाइट का जो मास है पहले m था, अब 4m कर दिया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बताओ, तो सेम ही रहेगी, नो इफेक्ट ऑन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती, तो यहाँ पे नो इफेक्ट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या पूछ ले कि सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करती है, तो नहीं करती। तो इस केस में इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, √Gme बाय में RE+H। इसका प्रूफ भी है कि बस सेंट्रीपिटल फोर्स को, जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको इक्वेट कर दो mv² बाय में r के। समझ आ गया इतना। तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी डेफिनेशन की, एक सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए जो वेलोसिटी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू होती है √Gme बाय में RE+H के इक्वल। अब लेकिन में कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सैटेलाइट जो है उसके चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, ये सेम डिस्कशन जो है जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ पे जो इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है सेम वहाँ पे भी होता है। जो रिलेशन ये है सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी यही होता है, क्योंकि वहाँ पे भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या लगा रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे
घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन ये है ये सेम उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है, इसका और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे सेम ही होता है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी और टोटल एनर्जी भी, वहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन चेंज करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कितना, हाफ mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो सैटेलाइट की ऑर्बिट वेलोसिटी कितनी है सैटेलाइट पर, √gme/re+h। तो यहाँ पे पुट कर दो हाफ मास सैटेलाइट का m इंटू में m0 इंटू में gme में re+h, इसका अंडर रूट, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास हाफ m0 gme डिवाइड बाय में re+h का re+h, ये क्या आ जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ gme m0 डिवाइड बाय में re+। काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ अर्थ जो सैटेलाइट है उसके मास पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ gme m0 डिवाइड बाय में re+h। अब पोटेंशियल एनर्जी ये हम पढ़ते हैं कि जब सेकेंडरी क्लास पढ़ेंगे कि अगर दो मासेस हैं तो उनकी जो, अगर मान लो हमने ये पढ़ा है कि दो चार्ज अगर रखे हुए हैं, दो चार्ज रखे हुए हैं और उनके बीच का गैप r है, तो एक होती है इनकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वजह से बाउंडेड होते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि वो बाउंडेड होते हैं, और नेगेटिव में इसलिए आते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं, यानी कि, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है k q1 बाय में r, इसके इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम यहाँ पे दो अगर मास होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है gme m0 बाय में re+h के इक्वल। यहाँ पे k की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, q1 q2 की जगह me m0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एक अर्थ है और एक क्या है, सैटेलाइट है। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, r है, re+h है। तो यहाँ पे भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, और माइनस साइन लगता है, माइनस क्यों जाएगी, क्योंकि माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो अर्थ और जो सैटेलाइट है वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड है। अगर ये माइनस ही साइन ना हो तो ये प्रॉपर्टी ही नहीं होगी, माइनस साइन होना जरूरी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की भी जब देखते हैं तो वहाँ पे भी नेगेटिव साइन ही आता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी -13.6 समथिंग होती है, -13.6 z²/n², ये होती है। तो वो भी वहाँ पे भी माइनस साइन आता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी से वो घूम रहे हैं चारों तरफ। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -gme m0 बाय में re+h। जो एक मास अर्थ होगी, एक मास अर्थ और एक क्या है सैटेलाइट, और उनके बीच का गैप क्या है re+h, रेडियस होगी इसकी re और ये क्या है h। तो इसमें कितना आ जाएगी gme m0 बाय में re+, और आगे क्या लगाओगे माइनस साइन। नेगेटिव साइन यहाँ पे इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक दूसरे के साथ क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस का gme m0 बाय में re+h, और माइनस साइन जरूर लगाना है आपको। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो वहां से ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जगह टोटल एनर्जी आएगा। टोटल एनर्जी कर लो इसको। टोटल एनर्जी क्या होती है, माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ gme m0 बाय में re+h, इसी के आगे क्या लगा दो माइनस साइन, क्या आ जाएगी आपके पास टोटल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का ऐड कर दो आप, दोनों का ऐड करने पे आएगी, यानी कि टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या आ जाएगी, हाफ gme m0 बाय में re+h माइनस साइन gme m0 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगी re+h। तो ये क्या आ जाएगी माइनस का हाफ gme m0 डिवाइड बाय में re+h। तो यहाँ से क्या आ जाती है आपके पास टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव दे दी इसका मतलब जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ अभी भी घूम रहा है, वो उसके साथ बाउंडेड है, यानी कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में है अभी तक। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब ये पूछता है कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताओ, दोनों के फॉर्मूले सेम है, इसमें प्लस साइन है, ये क्या है माइनस है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी के आगे क्या लगा दो माइनस साइन लगा दो, क्या आ जाएगी आपके पास टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दो हाफ कर दो आप, तो क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी। तो इनमें रिलेशन होता है कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होती है माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और
टोटल एनर्जी इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, यानी कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है। टोटल एनर्जी होती है माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, और टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। अगर ये देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो क्या कर दो आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दो, हाफ कर दो, या फिर काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दो, डबल कर दो। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। माइनस साइन लगा दो, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। माइनस साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि अभी भी जो सैटेलाइट है अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के साथ बाउंडेड है, यानी कि उसके चारों तरफ उसी की अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में अभी भी वो घूम रहा है। इसी बात को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन। अगर आप टोटल एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, टोटल एनर्जी को क्या कर दो, पॉजिटिव, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से ही बाहर हो जाएगा। अगर टोटल एनर्जी क्या दे दी आपको, पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो गया, अर्थ के आसपास ही नहीं है, जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से दूर हो गया वो, ठीक है, किसी और प्लेनेट पे ही जाके गिर गया, ठीक है। ये नहीं भाई हल्का फुल्का आप बढ़ा दोगे तो उससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि भाई सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा, कोई और पाथ बन जाएगा। तो ये नहीं कि वो घूमेगा नहीं, कि हल्की सी मान लो ज़्यादा कर दी तो उस केस में वो दूर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। हल्की फुल्की आप कम ज़्यादा कर दोगे तो उस केस में होगा कि भाई सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा। सर्कुलर पाथ अगर बनाना है तो ये कंडीशन होना जरूरी है। एग्जैक्ट इतना होना चाहिए कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, और टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होने चाहिए, तो ही वो होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दो चाहे, ठीक है। तो तब भी क्या हो सकती है इस केस में, वो उसके साथ यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में अभी भी है, या फिर किसी और प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है तो उसके ग्रेविटेशन फील्ड में अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ जी एम ई एम नोट बाय में आर ई प्लस एच। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस का जी एम ई एम नोट बाय में आर ई प्लस एच। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि माइनस का हाफ जी एम ई एम नोट बाय में आर ई प्लस एच। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दो, ये रिलेशन होता है इसमें, ठीक है। एक होती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि अगर हमें मान लो सैटेलाइट बना लिया वो गलत है, तो उस केस में एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि उसको अर्थ के ग्रेविटेशन h हाइट ऊपर लेके जाओ सैटेलाइट को, और उसके अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर घुमाना ही नहीं है, तो उस केस में कितनी वेलोसिटी दें, तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। फिर इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी, जब घुमाना ही नहीं है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह होते हैं कि जिस केस में मान लो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक, जिससे कैंसर वगैरह ये इतनी सारी बीमारियां होती हैं जो न्यूक्लियर फैक्ट्री जहाँ पे लगी होती हैं, तो इतने ज़्यादा वेस्ट होता है कि अगर मान लो उसको किसी दूसरे प्लेनेट पर भेजना है तो अर्थ के h हाइट ऊपर लेके जाओ और उसको इतनी वेलोसिटी दे दो तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर आ जाएगा, किसी दूसरे प्लेनेट पर चला जाएगा, तो इसलिए यूज़ किया जाता है। तो इस केस में एस्केप वेलोसिटी क्या होगा कि एक सैटेलाइट है मान लो, उसको क्या ले जाओ अर्थ के h हाइट पे ऊपर लेके जाओ, और कितनी वेलोसिटी दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन, मिनिमम कितनी वेलोसिटी देगी, मैक्सिमम तो कितनी दे दो फिर तो चला ही जाएगा पक्का, मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए। मिनिमम वर्ड है यहाँ पे, मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें एक सैटेलाइट को कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए। यानी कि एस्केप वेलोसिटी आप बोलोगे तो ये बोलोगे कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसमें इसकी वैल्यू होती है ये। टोटल एनर्जी को क्या कर दो, जीरो पुट कर दो, टोटल एनर्जी को क्या कर दो, जीरो। अभी नेगेटिव है उसको क्या कर दो आप, जीरो कर दो, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इसी को क्या कर दो आप, जीरो पुट कर दो, टोटल एनर्जी को क्या कर दो, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी ई का स्क्वायर आ जाएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस का जी एम ई एम नोड बाय में आर ई प्लस एच। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, ये जी एम ई एम नोड डिवाइड बाय में आर ई प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ एम नोड वी ई का स्क्वायर। एम नोड से एम नोड कैंसिल, तो यहाँ से वी ई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 जी एम ई बाय में आर ई प्लस एच। तो यहाँ से वी ई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, √2 जी एम ई बाय में आर ई प्लस एच के इक्वल। इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती है, बस टोटल एनर्जी को क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, और इसी को क्या बोल देंगे, जो एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, टोटल एनर्जी अगर जीरो हो जाएगी तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, तो उस केस में इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती है, √2 जी एम ई बाय में आर ई प्लस एच।
और इस तो ये कितनी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, अंडर रूट GME बाय में RE प्लस एच, तो ये क्या होगी, इसका √2 टाइम्स ही है। ये कितनी है, अंडर रूट 2 GME बाय RE प्लस है, तो इसमें √2 ही ज्यादा है। तो यानी कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये क्वेश्चन आ चुका डायरेक्ट कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, या फिर इसको लिख दो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी बाय में √2। ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, ठीक है। ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रखी है तो उसका √2 टाइम्स कर दो, क्या आ जाएगी, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। तो यानी कि मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट लीव्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उस कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी, उस मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। इफ ए बॉल इज थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 11.2, अगर अर्थ के सरफेस से अगर आप कितनी वेलोसिटी दे दो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो अर्थ के सरफेस दोबारा अर्थ पे आएगी ही नहीं, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाएगी। यानी कि अंडर रूट 2 GME बाय में RE की वैल्यू क्या हो, 11.2, यानी कि आज की वैल्यू 0 कर दो, अर्थ के सरफेस की बात हो रही है, तो अंडर रूट 2 GME बाय में RE, इसको सोल्व करोगे तो 11.2, इतनी अगर वेलोसिटी दे दो अर्थ के सरफेस पे, तो उस केस में इसके वेलोसिटी की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या कर दो आप 11.2, तो उस केस में वो कभी भी अर्थ यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर। यानी इस टाइप की ये याद रखो कि अर्थ के सरफेस से जो वेलोसिटी कितनी दें कि वो अर्थ पे वापसी ही ना आए, तो कितनी आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ट्रैवल करना, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इतनी स्पीड अगर आप दोगे तो उस केस में क्या हो जाएगी, वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाएगा सैटेलाइट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड है ये, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर ट्रैवल करना। आवर में नहीं है, सेकंड में है, किलोमीटर पर सेकंड। आवर में होती तो उस केस में फिर तो बहुत ही आसानी था देना इसको। तो अर्थ के सरफेस पे इतनी वेलोसिटी दोगे तो वो क्या हो जाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर ही हो जाएगी, कभी वापस ही नहीं आएगा। एक होती है बाइंडिंग एनर्जी। देखो कंफ्यूजन आता है कि एस्केप वेलोसिटी और बाइंडिंग एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो बाइंडिंग एनर्जी होता है कि ऑलरेडी मान लो कोई सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसके अर्थ के चारों तरफ, फिर उस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर करना है, तब कितनी वेलोसिटी दें। तो यानी कि वो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी। मान लो कि उसकी टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, -100 जूल है। कितनी है, -100 जूल। तो उसको आप इसकी टोटल एनर्जी को क्या करना है, हमें 0 करना है, तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस का 100 जूल आ जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस का 100 जूल। ये है बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी थी -100, आपने दे दी कितनी, प्लस का 100, नेट क्या हो जाएगी 0। तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी होती है। अगर कोई सैटेलाइट पहले से ही अर्थ के ग्रेविटेशन यानी कि उसके चारों तरफ घूम रहा है, फिर उसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर करना है, तब कितनी वेलोसिटी दे उसको बोलते हैं, या फिर तब कितनी एनर्जी दे तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो वो माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ GME m0 बाय में RE प्लस H, तो ये तो माइनस में है, एक माइनस साइन और लगा दो इस केस में, इतनी और दे दो आप प्लस में, हाफ GME m0 बाय में RE प्लस H के, तो नेट क्या हो जाएगी ये 0। तो यानी कि टोटल एनर्जी के आगे माइनस साइन लगा दो तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का टोटल एनर्जी देना मतलब, ठीक है। तो यानी कि इतनी अगर दे दोगे बाइंडिंग, इतनी एनर्जी आप दे दोगे तो वो क्या होगी, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाएगी। मान लो कोई सैटेलाइट घूम रहा है, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, या फिर किसी दूसरे देश को वो सैटेलाइट जो है वहाँ रिमूव करना है, अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वो क्या करें, इतनी उसको एनर्जी दे दे, वो क्या हो जाएगा, उस ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाएगा और वो अपना लॉन्च कर दें, ठीक है। तो वहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी। इसके वेलोसिटी में क्या है कि H हाइट ऊपर लेके गया, वो घूम नहीं रहा, फिर उसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर करना है, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी दोगे। बाइंडिंग एनर्जी होता है एक सैटेलाइट घूम रहा है, फिर उसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर करना है, तो कितनी एनर्जी दे, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। दोनों में डिफरेंस है, एक घूम रहा है तो उसको बाहर करना है, और एक को आप लेके गए, घूम नहीं रहा, आप लेके गए फिर उसको बाहर करना है, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो पाथ बनते हैं अलग अलग, कि अगर डिफरेंट पाथ ऑफ सैटेलाइट अराउंड ए प्लेनेट, अलग अलग पाथ बनते हैं कि सैटेलाइट के। मान लो कि आप सैटेलाइट को एक ऊपर लेके गए,
और लेके वहाँ पे अपनी वेलोसिटी ऊपर लेके गए, छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा अर्थ पे आके गिर जाएगा। तो यानी कि इस केस में कैसा पाथ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। कैसा पाथ बन जाएगा ये, स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, इसमें कैसा पाथ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। एक HIT ऊपर लेके गए तो क्या हो गया, दोबारा से वो नीचे आ जाएगा। कैसा पाथ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। इस केस में क्या कंडीशन होगी, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो यानी कि इसमें क्या होगा कि मान लो पोटेंशियल एनर्जी जो है, मैं जनरली मान रही हूँ कि इसकी जो पोटेंशियल घूम रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मान लो कि 80 जूल है, माइनस का 80 जूल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस का 80 जूल है। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, मान लो वो क्या है, 40 जूल है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 40 जूल। इसका एग्जैक्ट हाफ है, तो रिलेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का डबल ये कर दो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तो ये कितनी है, 80 है, इसका एग्जैक्ट क्या है, हाफ है। तो कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ बनता है। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। मान लो टोटल पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है, फिर पूछ लिया कैसा पाथ बनेगा, तो एग्जैक्ट अगर पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट अगर हाफ है काइनेटिक एनर्जी, तो उस केस में जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। ये 80 जूल थी, ये कितनी है, 40 है, तो कितना बनेगा, एग्जैक्ट हाफ है इसका, तो कैसा पाथ बन जाएगा, सर्कुलर पाथ। क्यों उल्टा कैसे लिखा, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस साइन ऑफ हाफ नहीं होती इसमें, काइनेटिक में हाफ आता है शायद, पीछे शायद इसमें लिखा पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको क्या कर दो आप, पोटेंशियल एनर्जी को डबल कर दो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को डबल करना था। काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दो, यहाँ पे तो ठीक था, अभी ठीक नहीं था। यहाँ ठीक है क्या को मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, माइनस साइन। तो ये तो सही है, आगे सही है इसका मतलब। आगे आपने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे तो काइनेटिक जो है रिलेशन था, पोटेंशियल क्या है, माइनस साइन ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। पहले वाला गलत है, ये ठीक है, याद जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। तो पोटेंशियल एनर्जी 80 है, तो इसका एग्जैक्ट हाफ है, तो कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ बनता है। यानी कि टोटल एनर्जी इसकी देखोगे तो क्या आएगी, माइनस का 40 जूल आएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगी, एग्जैक्ट, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का अगर माइनस में टोटल एनर्जी आ रही है तो क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ बनता है। इसमें कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ। अब देखो इस केस में, ये भी इस केस में कम ज्यादा देगी, तो इस केस में बात तो बन रहा है, अभी भी चारों तरफ घूम रहा है इसमें। यानी कि मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थी माइनस 80 जूल, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, 50 जूल है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 50 जूल। तो टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है, माइनस का 30 जूल, अभी भी नेगेटिव है। तो इस केस में ये लगेगा कि इतनी अगर दे दिया, रिलेशन इतना है, जनरली मैं मान रही हूँ, तो उस केस में ये लगेगा कि भाई ये अर्थ के चारों तरफ घूमेगा नहीं, दूर जा रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है। फिर एकदम से क्या होगा, ये एकदम से टर्न ले जाएगा, क्या लेगा, एकदम से टर्न ले जाएगा और उसके चारों तरफ ऐसे घूमता है। फिर तो उस केस में सर्कुलर पाथ नहीं बनता, घूमता तो अभी भी है बट वो सर्कुलर पाथ नहीं बनता। तो कैसा पाथ बन जाएगा, इलिप्टिकल पाथ बनता है। कि अगर ऐसा हो कि जो काइनेटिक एनर्जी इसके आधे से ज्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो, इसके आधे से ज्यादा हो, तो ये लगेगा कि वो सैटेलाइट दूर जा रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो उस केस में दूर जाएगा और वो क्या लेगा, फिर क्या कहते हैं, एकदम से क्या ले जाएगा, टर्न्स ले जाएगा, दूर जाएगा फिर दूर जाके टर्न लेता है। तो कैसा पाथ बन जाएगा, इलिप्टिकल पाथ बन जाएगा। इस केस में क्या होगा कि मान लो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस का 80 जूल है और काइनेटिक एनर्जी जो दे दी वो कितनी, मान लो 30 जूल। तो टोटल एनर्जी जो आएगी अभी भी कितनी है, माइनस का 50 जूल है।
अभी भी नेगेटिव में, इसका मतलब तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाउंडेड है। अब इसमें आधे से भी क्या दे दिया आपने, कम दे दी, तो इसमें क्या लगेगा कि अर्थ पे आके गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बट एकदम से क्या हो जाएगा, ये टर्न ले जाता है। तो इसमें भी कैसा पाथ बनता है, एलिप्टिकल पाथ बनता है। दोनों में फर्क ये है कि इसमें एक में लगेगा कि अगर आधे से कम दी तो ये लगेगा कि अर्थ पे गिरने वाला है बस, बट गिरे नहीं, बिल्कुल अर्थ के नजदीक से ऐसे घूम जाएगा। इसमें क्या लगेगा कि अर्थ से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, और एकदम से क्या ले जाएगा, टर्न। दोनों में पाथ इलिप्टिकल ही बनता है, ठीक है। फर्क ये है कि इसमें ये लगेगा कि अर्थ पे गिरेगा, इसमें ये लगेगा कि अर्थ से दूर जा रहा है। समझ में आया? तो दोनों में पाथ कैसा बनता है, इलिप्टिकल पाथ ही बनता है। अब अगर मान लो कि आपने क्या कर दिया, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो थी मान लो 8 माइनस का 80 जूल, काइनेटिक एनर्जी आपने दे दी 80 जूल, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में, 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगा बाहर। तो पाथ जो बनेगा वो कैसा पाथ बनता है, पैराबोलिक पाथ बनता है। पाथ क्या बनता है, पैराबोलिक पाथ बनता है। अगर इसमें मान लो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो है -80 जूल, और काइनेटिक एनर्जी जो है सैटेलाइट की वो है 100 जूल। वो कितनी है, 100। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस का 20 जूल। टोटल एनर्जी पॉजिटिव कर दी, फिर तो पक्का ही क्या हो जाएगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाएगा। तो जो पाथ बनता है वो कैसा पाथ बनता है, हाइपरबोलिक पाथ बनता है। ऐसा दूर चला जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। वापसी यानी कि बिल्कुल फिर तो परमानेंट जाएगा ही जाएगा, 100% है। 0 कर देंगे तो भी चला जाएगा, पॉजिटिव कर दी फिर तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 0 करोगे तो पैराबोलिक पाथ बनता है ऐसे दूर, और इसमें कैसा पाथ बनता है, हाइपरबोलिक पाथ बनता है। एनी डाउट यहाँ तक? अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केपलर्स लॉ, यानी कि केपलर्स लॉ इससे पहले भी ये जो फर्स्ट लॉ जो है, इससे पहले जो है गैलीलियो ने इसको एक्सप्लेन किया था। गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट था, बट वो प्रूफ नहीं कर पाया और वो कुछ दे नहीं पाया कि ऐसा कैसे है। उसने कहा था कि जो सन जो रेस में है और अर्थ उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, बट उसने किसी ने माना नहीं उसकी बात। तो केपलर्स ने उसी को बात, उसी के नोट्स वगैरह डिटेल में पढ़ के उसने क्या दे दिया, उसको कंपेयर कर दिया केपलर ने। उसने बोला कि यहाँ पे उसने क्या कहा कि जो सन है वो क्या है, रेस्ट में है उसने, और जो अर्थ है यानी कि इसमें 2 फोकाई हैं। एक जो एक्चुअल में जो जिस पाथ है हम सर्कुलर पाथ लेके चलते हैं, बस यहाँ पे ही केपलर्स में सर्कुलर पाथ लेके हम नहीं चलते। क्यों, इसमें जो एक्चुअल में जो पाथ बनता है वो इलिप्टिकल पाथ बनता है। कैसा पाथ बनता है, इलिप्टिकल पाथ बनता है। तो इस केस में इलिप्टिकल पाथ ऐसा बनता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो उसने कहा कि इसी इलिप्टिकल पाथ के ये होती है मेजर एक्सिस, ये क्या होती है, मेजर एक्सिस, और ये होती है माइनर एक्सिस। तो इस मेजर इसके 2 फोकस होते हैं, क्या होते हैं, 2 फोकस होते हैं। इसके 2 फोकस होंगे, और प्लूरल में बोलते हैं फोकाई, 2 फोकस, ये 2 फोकाई होते हैं। तो उस केस में, और एक फोकस पे सन लाई करता है, एक फोकस पे क्या करता है, सन लाई करता है, और अर्थ इसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे घूम रही होती है। यानी कि इसने फर्स्ट ये बताया कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन तो रेस्ट में है और जितने भी प्लेनेट हैं वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ। यही था फर्स्ट लॉ जो कि केपलर ने बताया। तो इस केस में इस पॉइंट को यहाँ पे मान लो सन है इस फोकाई पे, या फिर इस फोकस पे मान लो, तो यहाँ पे अगर सन है तो एक बार अर्थ क्या होगी, इससे दूर होती है, और एक बार क्या होती है, नज़दीक होती है। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये क्या होती है, माइनर एक्सिस। तो एक बार दूर होती है और एक बार क्या होती है, नज़दीक होती है। तो यहाँ पे जब अर्थ होती है, मान लो इधर जा रही है, तो स्पीड जो होती है वो कम होती है। अर्थ की स्पीड क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। इस पॉइंट को एपीलियन बोलते हैं, या फिर अपोजी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, अपोजी, एपीलियन बोल दो या फिर अपोजी, साइंटिफिक लैंग्वेज में है अपोजी बोल दो या फिर एपीलियन। और यहाँ पे जो अर्थ की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है। जब नज़दीक होती है स्पीड क्या होती है उसकी, फास्ट। पेरीलियन बोल दो या फिर पेरीजी बोल दो इसको। यहाँ पे स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। मान लो यहाँ पे जो V2 है, यहाँ पे क्या है V1, तो V1 जो है वो कम होती है किससे, V2 से। तो यहाँ पे अब जो ये रिलेशन, ये जो अर्थ, ये जो मेजर एक्सिस है सेंटर से लेके यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस जो होती है ए के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, ए के। ए है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेंटर से लेके अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है ए।
और जो सन और सेंटर से बीच की डिस्टेंस ये जो होती है ए ई के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? ए ई के इक्वल। ई जो होती है वो होती है इसेंट्रिसिटी। ई क्या होती है? इसेंट्रिसिटी। हर इलिप्स की एक इसेंट्रिसिटी होती है। ये भी इलिप्स है, ये भी एक इलिप्स है, ये भी क्या है? एक इलिप्स है। तो इसेंट्रिसिटी डिपेंड करती है, यानी कि एक सर्कल है उसको कितना पिचकाया गया है। इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम 1 होती है, सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। सर्कल की सेंट्रिसिटी क्या होती है? 0। और इसेंट्री ई की जो वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में लाई करती है। मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम क्या होती है? 0। इसके बीच में लाई करती है ई की वैल्यू। मैथ्स में पढ़ाया जाता है कि किस इलिप्स की क्या क्या वैल्यू होती है। तो इसकी क्या होती है? सर्कल अगर है तो उसकी ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है और 1 और 0 के बीच में इसकी लाई करती है। तो यानी कि ये इसको ए ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होती है? सेमी मेजर एक्सिस होती है यहाँ पे ए। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये क्या होगी? आर पे, आर ए। और ये क्या होगी? आर पे। ये आर पी और ये क्या होती है? आर ए। आर ए यानी कि सन और इस पॉइंट के बीच, अपोजी के बीच की डिस्टेंस होती है। और ये क्या होगी? जब यानी कि आर ए जो होती है वो लार्जेस्ट डिस्टेंस या फिर फास्टेस्ट डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच की। और आर पी क्या होती है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच की। आर ए क्या है यहाँ पे? जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी किस किस के बीच? अर्थ और सन के बीच की। और आर पी क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी अर्थ और सन के बीच की और ये क्या होती है? लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच की। और जो सन और सेंटर के बीच जो ये गैप है इसको क्या बोलते हैं? ए ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ए जो सेमी मेजर एक्सिस यानी कि ये जो डिस्टेंस सेंटर से लेके अर्थ के बीच की ए, और ई क्या होता है यहाँ पे? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इलिप्स है तो इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ से आर पी क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच। और आर ए क्या होती है? मैक्सिमम डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच। तो यहाँ पे आर पी को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? आर पी जो है वो ए माइनस ए ई लिख सकती हूँ। आर पी को ऐसा लिखा जा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है और ये कितना है? ए ई के इक्वल। तो ए माइनस ए ई लिख सकती हूँ मैं इसको। और आर ए को क्या लिख सकती हूँ मैं? ए प्लस ए ई लिख सकती हूँ ऐसा। तो इन दोनों का रेशियो ले लो आर पी बाय में आर ए का। तो ये क्या आ जाएगा? ए माइनस ए ई डिवाइड बाय में ए प्लस ए ई। तो यहाँ से ए कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस ई डिवाइड बाय में ए कॉमन लगे तो 1 प्लस ई। तो ए से ए कैंसिल, ए बाय 1 माइनस ई डिवाइड बाय में 1 प्लस ई। ये रिलेशन होता है आर पी आर ए और ई में, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ और इसेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है आर पी बाय आर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस ई डिवाइड बाय में 1 प्लस ई। इन तीनों में से कोई 2 दे देगा, एक पूछ लेता है। यानी कि आर पी और आर ए की वैल्यू दे दी, ई की वैल्यू बताओ। तो इन तीनों में से कोई 2 दे देगा, एक पूछ लेता है। आया यहाँ से ये जो ये ए क्या है? इसकी सेमी मेजर रेडियस होती है, यानी कि सेंटर से लेके और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होगी। और सेंटर और सन के बीच की जो गैप होता है उसको ए ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आर पी जो है वो क्या है? स्मॉलर डिस्टेंस है किसके बीच का? सन और अर्थ के बीच का। और आर ए क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का। तो यहाँ से आर पी आर ए और ई में रिलेशन आता है। आर पी बाई आर ए क्या होता है? 1 माइनस ई डिवाइड बाई में 1 प्लस ई। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी और अपोजी पे जब होती है वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम। पेरिजी पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। और अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। मोमेंटम ऑफ अर्थ क्या रहता है? हमेशा कंजर्व रहता है। यहाँ पे अर्थ का जो मोमेंटम है सन के अबाउट जो है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मोमेंटम एम वी पी और आर पी यानी कि यहाँ पे है और यहाँ पे लगा दो इसका मोमेंटम कंजर्वेशन अर्थ के सन के अबाउट जो अर्थ का मोमेंटम वो कंजर्व क्यों रहता है? क्योंकि इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है अर्थ के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही किसके अबाउट देख रहे हैं? सन के अबाउट, और वो सन के सेंटर में से ही पास कर रहा है। तो इसलिए मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वो किसी में पास कर रहा है जिसके अबाउट देख रहे हैं उसके सेंटर में से ही पास कर रहा है। तो इसलिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आगे समझ क्यों लगा सकते हैं वो पता लग गया। तो एम वी पी आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी ए आर ए। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो वी ए हो जाएगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? वी पी। तो यहाँ पे एम वी पी आर पी और एम वी ए आर ए, तो वी पी आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ए आर ए के। ये भी क्या होगी? इस पे भी कोई 3 दे देगा, एक पूछ लेता है। इन तीनों में से क्या दे देगा? चारों में से 3 दे देगा, चौथा पूछ लेगा आपसे। तो अर्थ का जो मोमेंटम है सन के अबाउट क्या रहता है? कंजर्व रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अर्थ के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिसके अबाउट देख रहे हैं वो उसके सेंटर में से ही पास कर रहा है। तो अर्थ का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है।
आगे समझ, यानी कि फर्स्ट लॉ क्या है कि ये इक्लिप्स के 2 फोकस होते हैं, जिसके एक फोकस पे सन लाई करता है और जितने भी प्लेनेट हैं वो उसके चारों तरफ क्या हो रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्मूले पे आते हैं और इस पे आते हैं बस। ठीक है, कि आर पी आर ए और 1 ई और में रिलेशन बताओ, तो आर पी बाई आर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। और तीसरा वी पी आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए आर ए, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन पे और इस पे। आगे समझिए। सेकंड लॉ में तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो कम ही आते हैं। सेकंड लॉ में क्या है कि मान लो यहाँ पे सन था, ये सेंटर था, एक फोकस यहाँ पे था, तो उस केस में मान लो अर्थ यहाँ से 1 महीने में मान लो यहाँ से यहाँ चली गई, 1 महीने में क्या हो गई, यहाँ से यहाँ चली गई, तो उस केस में ये एरिया वेलोसिटी v1, एरिया इसने कवर कर लिया कितना, a2। और फिर सेम मान लो कि किसी टाइम पे यहाँ से 1 महीने में यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये वाला एरिया, तो उस केस में जो है द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लेनेट टू द सन कवर इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। मान लो कि जब दूर होती है तो 1 महीने में जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जब पास होगी तो 1 महीने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो ये एरिया है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। यानी कि ज्वाइनिंग लाइन ऑफ प्लेनेट टू द सन कवर इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल। उस केस में यानी कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन ऑलवेज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी यानी कि उसका जो एरिया होगा वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, कि जितने टाइम में हर टाइम में यहाँ से यहाँ तक कवर करे, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया होगा, तो सेम जब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करे ये वाला एरिया क्या होंगे, दोनों इक्वल होते हैं। फिर यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला एरिया और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया क्या होंगे, इक्वल होता है, क्योंकि इसके यहाँ पे स्पीड कम होती है, यहाँ से लेके स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो उस केस में ये डिस्टेंस भी दूर भी तो है, तो डिस्टेंस ज़्यादा कम ट्रेवल करेगी बट ज़्यादा। एरिया निकालोगे तो सेम आता है, इसमें स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम है, तो इसलिए दिख रहा है दोनों का एरिया क्या रहेगा, कौन सेम रहता है, तो हमेशा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करती है। ये सेकेंड लॉ, इसके ऊपर बहुत ही रेयर ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या होता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट, यानी कि किसी भी प्लेनेट का सन के चारों तरफ चक्कर लगाने का एक साइकिल, एक रिवोल्यूशन, एक साइकिल कंप्लीट करने का, एक चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी जो मेजर एक्सिस है सेमी मेजर एक्सिस के। ठीक है, तो यानी कि आर की जगह चाहे ए लिख लो, यहाँ पे टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए क्यूब के। टी स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए क्यूब के। तो हमेशा जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ ए सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है वो क्या लगता है, 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम एस। एम एस यहाँ पे है मास ऑफ सन, एम एस क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सन। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये केपलर नहीं बता पाया था, ये न्यूटन ने बताया था। ये केपलर ने नहीं बता पाया था, किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था, 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम एस। ठीक है, ये वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट न्यूटन का है, वो नहीं बता पाया था कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाएं। उसने बस इतना ही बताया था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब है, आर यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस होती है, तो उसने बस इतना बताया था। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट न्यूटन ने दिया था। अब ये अर्थ के लिए लगा रहे, तो अर्थ किसके चारों तरफ घूम रही है, सन के चारों तरफ, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, मास ऑफ सन। अगर मान लो अर्थ के चारों तरफ कोई प्लेनेट घूमेगा, उसके लिए अगर ये किसी के भी लिए लगा सकते हो, अर्थ के चारों तरफ कोई प्लेनेट घूमेगा तो यहाँ पे मास ऑफ क्या आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम एस, टी यहाँ पे टाइम पीरियड होगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि सरकमफ्रेंस बढ़ा दिया, फिर ऐसा कुछ कर दिया, तो टाइम फिर कितने टाइम हो जाएंगे, पहले इतने टाइम में कवर कर रहा था तो अब कितने टाइम हो जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम एस। एक बार ये बस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पूछ लिया गया था डायरेक्ट पेपर में कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगता है, तो उस टाइम पे बच्चों ने इतना ध्यान नहीं दिया, बता भी दिया टीचर ने, तो उन्होंने देखा नहीं क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो उस केस में डायरेक्ट ये पूछ लिया गया था। तो उसके बाद से टीचर ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया, भी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो लगता है वो 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम एस। एम एस यहाँ पे मास ऑफ सन होता है, आर यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस होती है, टी यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, एक साइकिल, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड। आगे समझ, यानी कि
आज जो हमने पढ़ा एक बार लेते रिव्यू, यानी कि सैटेलाइट के बारे में पढ़ा है कि सैटेलाइट को कि एक सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी दे कि वो के अर्थ के चारों तरफ घूमे तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू क्या होती है √GME बाय में RE प्लस H। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि एक सैटेलाइट इतनी वेलोसिटी अगर दोगे H हाइट ऊपर लेके जाने पे तो वो उसके चारों तरफ घूमेगा। अगर अर्थ के सरफेस पे दोगे तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसमें अर्थ के सरफेस से दोगे तो ज़्यादा, क्यों H की वैल्यू 0 तो उस केस में ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको वेलोसिटी। अब अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी सैटेलाइट की अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो हाफ GME m0 बाय RE प्लस H। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का GME m0 बाय RE प्लस H, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस का हाफ GME m0 बाय में RE प्लस H। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, टोटल एनर्जी होता है माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी का। और इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है m0 मास ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन ऑफ डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इस केस में एक होती है एस्केप वेलोसिटी, अगर एक सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर करना है तो H हाइट पे ले जाने के बाद कितनी वेलोसिटी दे उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, तो √2 GME बाय RE प्लस H, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। और अगर अर्थ के सरफेस से अगर आप वेलोसिटी दे दो किसी सैटेलाइट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। इसमें बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी अगर कोई सैटेलाइट ऑलरेडी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो उसको अगर अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर करना है तो कितनी एनर्जी दें, तो वो क्या आ जाएगी माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी को 0 करने में कितनी एनर्जी जो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें कि पाथ कैसा बनता है, अगर आपने ले जाके छोड़ दिया तो उस केस में क्या बन जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ गिर जाएगी अर्थ पे आके। और अगर आपने ये रिलेशन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ है किसका काइनेटिक एनर्जी हाफ है टोटल पोटेंशियल एनर्जी का, तो क्या बनेगी सर्कुलर पाथ बनेगा। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर दिया हाफ से ज़्यादा दे दी तो अभी क्या बनेगा इलिप्टिकल पाथ दूर जाएगा और एकदम से क्या हो जाएगा घूम जाएगा। अगर आपने पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ से भी कम दे दी तो भी क्या बनेगा इलिप्टिकल पाथ, ये लगेगा कि अर्थ पे गिरने वाली है और घूम जाएगा। और अगर इस केस में टोटल एनर्जी को 0 कर दिया तो कैसा पाथ बन जाएगा पैराबोलिक पाथ, और टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कर दिया तो पाथ बन जाएगा हाइपरबोलिक पाथ। और नेक्स्ट है इस केस में कैप्लर्स फर्स्ट लॉ जो होता है कि प्लेनेट सन जो है वो एक फोकस पे लाई करता है और एस में, और बाकी के सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपोजी या फिर एपीहीलियन बोल दो। यहाँ पे जो अर्थ की स्पीड होती है कम होती है, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है, फिर घटते घटते मिनिमम हो जाती है। तो इस केस में इसलिए ये होता है कि कभी दिन छोटे हो जाते हैं कभी दिन बड़े हो जाते हैं, इसमें भी होता है। सबसे छोटा दिन जो भी आएगा 22 दिसंबर को। तो और इसमें जो सेमी ये हो जाएगी सेंटर से ये एक ही डिस्टेंस आरपी क्या होते हैं यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, आर ए क्या होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और ई होता है इसेंट्रिसिटी। इनमें रिलेशन है आरपी बाय आर ए क्या होता है 1 - e डिवाइड बाय 1 + e। और एंगुलर मोमेंटम अर्थ का क्या रहता है कंजर्व रहता है, वीपी आरपी इक्वल टू क्या आ जाएगा वीए आर ए। सेकेंड लॉ होगा कि जो कोई भी प्लेनेट जो है उसको अगर सन से ज्वाइन कर दे तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। सेकंड लॉ इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं है सेकंड लॉ पे। तो थर्ड लॉ क्या होता है कि एक साइकिल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगता है 4π² g ms। ms क्या है यहाँ पे मास ऑफ सन। एनी डाउट? इसकी डिब्बे पे इसमें आपको दे रखी होगी वो सोल्व कर लेना।